सीरियस टोन में बोलते हैं, अगर हम रॉयल फैमिली के आखिरी अल्फा को बचा सकते हैं तो मुझे डिग्निटी जाने की कोई परवाह नहीं है। सुनो, अगर तुम अपनी जान बचा सकते हो तो फॉरेस्ट ऑफ इनोसेंस तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना, जंगल की धूल से ढके हुए स्टाफ को बाहर निकालना। ये एक ऐसी चीज है जो अनगिनत पूर्वज और यहाँ तक कि तुम और तुम्हारे भाई भी नहीं कर सकते। एंशिएंट टाइम से ही हेवन और इंसानों के खून से विरासत में मिली सिर्फ रॉयल फैमिली के अल्फाज ही उस पवित्र हथियार को निकाल सकते हैं जिसमें से पुराने जमाने की सबसे पावरफुल ताकत मिलेगी। अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो जिंगमू। सुबह होने से पहले ही रॉयल फैमिली के अंदर दुश्मनों ने घुसपैठ कर ली थी। दुश्मन ने महल को खून से लथपथ कर दिया। ये तब तक चला जब तक ओमेगास को छोड़ के सभी रॉयल मेंबर्स को खत्म नहीं कर दिया गया और जिंगमू को रॉयल सिटी से भागते टाइम पकड़ लिया गया। और इसी टाइम जिंगमू ने इस्लानिया एम्पायर से बदला लेने की कसम खाई। तो गाइस, ये रही फ्लैशबैक की पूरी कहानी। अब स्टोरी वहीं से कंटिन्यू हो रही है जहाँ पे कमरे में जिंगमू उस मोटे से आदमी के सामने खड़ा था और वो मोटा आदमी अपने स्ट्रॉन्ग अल्फा फेरोमोन्स रिलीज कर रहा था जिंगमू को डराने के लिए। वो धीरे धीरे जिंगमू के करीब जा रहा था। उस वक्त जिंगमू मन में सोच रहा था, तादेल में कैद होने से लेके इस एलानिया आने तक मुझे भागने का कोई मौका ही नहीं मिला क्योंकि हर तरफ नजर रखी जाती है। आखिर कब तक मुझे ये सहना होगा? और भेष बदलने वाली दवा का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। कभी ना कभी तो मैं एक्सपोज हो ही जाऊंगा कि मैं एक अल्फा हूँ। अब तक वो मोटा आदमी जिंगमू के काफी करीब आ चुका था और लिटरली उसे सूंघ रहा था। जिंगमू को उस आदमी पे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उस मोटे आदमी को अभी खत्म कर डाले। जिंगमू अभी गुस्से में ही था कि तभी वो मोटा आदमी बोलता है, हाँ, तुम्हारे फेरोमोन्स तो आज कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये सेंट एक ओमेगा का नहीं लग रहा, ये तो एक अल्फ। वो मोटा आदमी आके बोलता उससे पहले ही जिंगमू उसके मुंह को कवर करते हुए तुरंत उसे दीवार से लड़ा देता है। साथ ही उसकी नेक दबा के उसे हमेशा के लिए शांत कर देता है। फाइनली इस लानिया के पहले पर्सन को खत्म करके जिंगमू के अंदर इतनी सेटिस्फेक्शन हो रही थी कि पूछो ही मत। पर फिर वो तुरंत खुद की एक्साइटमेंट को शांत करता है और खुद को याद दिलाता है कि अभी इन चीजों के लिए सही वक्त नहीं है। जिंगमू को जल्द से जल्द वहाँ से निकलना था, इसीलिए वो आसपास नजरें घुमाने लगता है। पर कमरे में उसे एक भी खिड़की नजर नहीं आती जिससे कूद के वो बाहर जा सकता था। जिंगमू हल्का सा कमरे के बाहर देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि खिड़की बड़ी दूर है और वहां तक पहुंचने के लिए उसे हॉल से गुजरना होगा जहां उसे काफी सारे सोल्जर्स का सामना करना होगा। पर जिंगमू डरने वालों में से नहीं था। वो तुरंत उस मोटे आदमी के सोल्जर वाले कपड़े उतार के खुद पहन लेता है और अच्छी तरह से अपने आधे चेहरे को कवर करके बाहर निकल जाता है। एक सोल्जर तो उसे अपना सीनियर समझ के सिर भी झुकाने लगता है, पर तभी दूसरे सोल्जर को उस पर शक हो जाता है और वो उसे रोकने के लिए आवाज लगाता है। तभी हम देखते हैं कि कमरे से एक पर्सन के चिल्लाने की आवाज आती है जिसने उस मोटे आदमी की बॉडी देख ली थी। सोल्जर्स को पता चल जाता है कि कैदी भाग चुका है और वो सभी तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जिंगमू एक सुपर हीरो की तरह खिड़की तोड़ के उस ऊंची सी बिल्डिंग से नीचे कूद रहा था। उसी वक्त उसकी नजर एक गोल्डन बालों और पर्पल आंखों वाले लड़के पे जाती है जो नीचे खड़ा था और उसी की ओर देख रहा था। उसे देख के जिंगमू खुद से कहता है, गोल्डन बाल और पर्पल आंखें, ये तो इस लानिया रॉयल फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उस लड़के को देख के जिंगमू को रियलाइज हो जाता है कि वो रॉयल फैमिली का कोई मेंबर है। ये जानने के बाद जिंगमू उस गोल्डन बालों वाले लड़के के पास लैंड करता है और उसके बगल में खड़े पर्सन को लात मार के साइड करते हुए जाके अपने हाथ में लगी जंजीरों से उस लड़के को कैद करके उसके पीछे खड़ा हो जाता है। अब तक काफी सारे सोल्जर्स उस एरिया में आ चुके थे और वो सभी जिंगमू की ओर ही बढ़ रहे थे। जिंगमू सीरियस टोन में सबको वार्निंग देता है, अपने हथियार फेंक दो नहीं तो मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। गाइस, अब तक तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि यही हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर हिल है। चलो
फाइनली इन दोनों की मुलाकात हो ही गई। वैसे अपने फ्यूचर हस्बैंड से मिलने का ये तरीका तो बड़ा ही यूनिक है। I mean, सीधा उसे खत्म करने की धमकी दे देना। चलो गाइस, अब जिंगमू और हिल की कंट्रीज के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। हेवनली बींग्स का नाम उन लोगों के नाम से रखा गया है जो गॉड के वंशज होने के नाते मैजिशियंस की ब्लड लाइन परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। ब्लड लाइन को अवेक करने वाले क्लान के अंदर के ही आउटस्टैंडिंग अल्फाज होते हैं, जिन्हें उनकी एक्सेप्शनल अपीयरेंस और प्राउड एबिलिटीज की वजह से चूज किया जाता है। अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज की वजह से कई सारी पावर्स उन्हें अपना निशाना बना लेती हैं। कई सारे युद्ध और चेंजिंग एराज के बाद सोसाइटी से बचने और खत्म होती ब्लड लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो खुद को शांति वाली जगह पे छुपा लेते हैं, और वो जगह है इनोसेंट फॉरेस्ट। गाइस, अगर आप सबको याद हो तो पार्ट 1 में जिंगमू के फादर ने फॉरेस्ट ऑफ इनोसेंस की बात की थी। ये वही इनोसेंट फॉरेस्ट है। अब वापस सीन पे आते हैं। वो इनोसेंट फॉरेस्ट में छिप तो गए थे, पर मॉर्टल वर्ल्ड के लोग उन्हें लंबे टाइम तक शांति से कैसे रहने दे सकते हैं। कई सालों बाद वेस्टलाइन एम्पायर में एक बहुत बड़े बेनाग्लियो एम्पायर का राजा हेवनली बिंग क्लान की टेरिटरी में घुसपैठ करता है, और वो चालाकी से उस टाइम की इकलौती औरत को अपनी दूसरी रानी बना लेता है, जिसने क्लान के अंदर मैजिशियन की ब्लड लाइन को अवेक किया था। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि हेवनली बिंग की ब्लड लाइन को कंट्रोल कर सके और उसका एम्पायर और भी स्ट्रांग हो जाए। ये सब देख के राजा की पहली रानी के मन में डर और गुस्सा पैदा हो गया। रानी के खत्म होने के बाद एम्पायर में तूफान जैसी तख्ता पलट हो गई, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि बेनाग्लियो 2 देशों में डिवाइड हो गया। एक कंट्री का नाम था इसेलानिया, जो बेनाग्लिया की क्वीन की लाइनेज के लिए था, और दूसरी कंट्री थी ताडेल, जो हेवनली बीइंग क्लान वाली क्वीन की लाइनेज थी। बहुत साल बीत गए, पर फिर भी आज भी इन दोनों देशों के बीच युद्ध और टेंशन्स बढ़ती ही जा रही हैं और कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। गाइस, आई होप कि अब आप सबको पता चल गया होगा कि जिंगमू और हिल के देशों की दुश्मनी वाली हिस्ट्री रही है। इन दोनों देशों का बर्थ ही दुश्मनी से हुआ था। चलो अब वापस से सीन पे आते हैं। जिंगमू सोल्जर्स को धमकी देता है कि अपने हथियार नीचे कर दो, नहीं तो मैं इसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। ये सुन के सारे सोल्जर्स अपनी जगह पे फ्रीज हो जाते हैं, पर अभी भी उन्होंने अपने हथियार नीचे नहीं किए थे। हिल जिंगमू को साइड आई से देखते हुए मन में सोच रहा था, मैंने तो सुना है कि जितने भी कैदी हैं वो सभी ओमेगाज हैं, पर इसकी स्ट्रेंथ एक ओमेगा के हिसाब से इतनी ज्यादा क्यों है। ये सारी चीजें चल ही रही थी कि तभी इसेलानिया का क्राउन प्रिंस यानी कि हिल का बड़ा भाई इवान वहां आ जाता है। वो अपने छोटे भाई को खतरे में देख के काफी वरीड था। वो सोल्जर्स को अपनी बंदूक के नीचे करने का ऑर्डर देते हुए जिंगमू से रिक्वेस्ट करता है, उसे कुछ मत करना, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम बेझिझक मांग सकते हो। गाइस, आपको क्या लगता है, क्या जिंगमू हिल को छोड़ देगा या फिर कहानी में अभी और भी कोई ट्विस्ट है?